हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोग ने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़े थे। आज के लेक्चर में हम लोग हुक्स लॉ और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और माइल्ड स्टील के लिए बारे में पढ़ेंगे। चलते हैं हम लोग टॉपिक पे। सबसे पहले हम लोग हुक्स लॉ के बारे में जानेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको एसएससी जेईई वगैरह एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा हुक्स लॉ के बारे में पूछा जाता है और आपका डिप्लोमा में ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ किसको बोलते हैं हम लोग? जैसे ये आपका स्ट्रेस है, ठीक है, वाई एक्सिस पे हम लोगों ने क्या किया है, स्ट्रेस को रखा है, और एक्स एक्सिस पे हम लोग स्ट्रेन को रखा है। आपको ये ग्राफ दिख रहा होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ दिख रहा होगा अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। ये जो आपका ग्राफ है बिल्कुल कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। हुक्स लॉ का डेफिनेशन क्या होता है? स्ट्रेस is directly proportional to a strain within proportionality limit is called Hooke's law। ठीक है, यहाँ पर डिफिनेशन में लिखा है when a material is loaded within elastic limit the stress is proportional to the strain produced by stress up to proportionality limit, या फिर ratio of the stress to the corresponding strain is constant up to proportionality limit। आपको प्रोपोर्शनलिटी लिमिट का जिक्र करना ही है। ठीक है, अगर ये आपका प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी के बदले में हम लोग का क्या आता है, ई आता है। ठीक है, ई क्या है आपका? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कैसे आता है? जनरली जो होता है हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा बाय स्ट्रेन, यही होगा। प्रोपोर्शनलिटी का अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा बाय स्ट्रेन आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो आपका स्ट्रेट लाइन का स्लोप है, ये जो स्लोप है आपको, ठीक है, जो स्लोप है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा याद रहना चाहिए। कोई भी पूछेगा आपको यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब चलते हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। अब मेरा है यूनी एक्सियल टेंसाइल टेस्ट। अब हम लोग स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व के बारे में जानेंगे। एक माइल्ड स्टील है आपका, एक हम लोग माइल्ड स्टील लेते हैं, इसका हम लोग टेस्ट करते हैं। ठीक है, टेस्ट किस पे करते हैं हम लोग का? ये आपका एक यूटीएम मशीन है, ये आपका यूटीएम मशीन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। इसमें क्या करते हैं, इस आप स्पेसिमेन को यहाँ पे डाल देते हैं, मशीन में डालते हैं, और क्या करते हैं, इस पर लोड को इंक्रीज करते हैं। धीरे धीरे हम लोड को इंक्रीज करते हैं। लोड इंक्रीज करने के बाद ये क्या करता है, मशीन हमको एक ग्राफ प्रोवाइड करता है। इस टाइप का ग्राफ आपको दिखेगा, आपका इस टाइप का ग्राफ दिखेगा, इस टाइप का ग्राफ प्रोवाइड करता है। ये आपका क्या करते हैं, इसमें टेस्टिंग मशीन हम लोग स्पेसिमेन को डालते हैं और टेस्ट करते हैं। ठीक है, टेस्ट करने के बाद जो भी रिजल्ट आपका आता है उसके बारे में बताएंगे आपको, क्या क्या रिजल्ट आता है, क्या ग्राफ आता है। तो पहले हम लोग जानेंगे ट्रू स्ट्रेस और नॉमिनल स्ट्रेस क्या है। ठीक है, ट्रू स्ट्रेस में क्या करते हैं हम लोग, नॉमिनल स्ट्रेस में क्या करते हैं हम लोग, ओरिजिनल एरिया के लेते हैं। जो भी आपका स्पेसिमेन है उसका हम लोग ओरिजिनल एरिया लेते हैं। जैसे स्ट्रेस का क्या होता है, पिछले लेक्चर आपको बताए थे, स्ट्रेस का होता है आपका पी अपॉन ए। ये जो एरिया हम लेते हैं, ये जो एरिया लेते हैं वो हम लोग ओरिजिनल एरिया लेते हैं। ठीक है, ट्रू स्ट्रेस में क्या करते हैं हम लोग, ट्रू स्ट्रेस में जब लोड लगाने के बाद जो टेस्टिंग करते हैं हम लोग, लोड लगाने के बाद जो एरिया में डिफ्लेक्ट हो जाता है, एरिया चेंज हो जाता है, हम लोग क्या करते हैं, ट्रू स्ट्रेस में एक्चुअल एरिया को लेते हैं। किस एरिया को लेंगे, एक्चुअल एरिया का, पी बाय यहाँ पे आएगा एक्चुअल एरिया, एक्चुअल एरिया। ठीक, समझ गए आई थिंक। सिर्फ यही डिफरेंस है, हम लोग नॉमिनल स्ट्रेस में ओरिजिनल एरिया लेते हैं और ट्रू स्ट्रेस में हम लोग एक्चुअल एरिया लेते हैं। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो डायग्राम है उस पर चलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील के लिए हम लोग कर्व ड्रॉ करते हैं। जो टेस्टिंग मशीन, यूटीएम मशीन में जो हम लोग स्पेसिमेन डालते हैं उसके हिसाब से जो आपका कर्व आता है, कुछ इस टाइप का कर्व आता है, कुछ इस टाइप का कर्व आपको दिखने को मिलेगा जैसा आप देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मेरा 0 पॉइंट पे कैसा था स्टेप,
ऐसा था जब कोई लोड नहीं लग रहा था, मेरा स्टील कैसा था, ऐसा था। जैसे ही मैंने लोड लगाया, जैसे ही लोड लगाया, मान लो मैंने बी पॉइंट तक गया मेरा लोड, बी पॉइंट तक लोड लगाने के बाद क्या हुआ, माइंड स्टील का लेंथ इंक्रीज कर गया, इंक्रीज कर गया। तो 0 से लेके पॉइंट ए तक, यहाँ तक जो गया अपना, ये कैसा था, स्ट्रेट लाइन था, कभी जो भी था स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं दिखना पड़ा, जो जैसा बॉडी था वैसा ही बॉडी। जैसे हम ए से बी तक बढ़े, मेरा क्या हुआ, बॉडी का शेप एंड साइड चेंज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, और इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोड को हटा दें, वो क्या होगा, मटेरियल ओरिजिनल शेप में अपने आ जाएगा, ठीक है, ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। अगर हम इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद, इलास्टिक लिमिट के बाद अगर लोड हम बढ़ाते चल जाते हैं, तब वो जो बॉडी का जो शेप आएगा, साइज आएगा, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा, वो उसका शेप बढ़ता चल जाएगा, ठीक है। सी पॉइंट पे आपका क्या मिलेगा, अपर यील्ड पॉइंट मिलेगा, ठीक है। आपका सी डैश जो पॉइंट है, ये आपका सी डैश, ये आपका लोअर यील्ड पॉइंट है, ठीक है। ये आपका सी टू डी, ये क्या है, यील्ड प्लेटू है। उसके बाद डी टू ई जो है आपका, डी टू ई, ये आपका स्टेन हार्डनिंग रीजन है, ठीक है। उसके बाद ई टू एफ जो पॉइंट है आपका, ये आपका नेकिंग रीजन है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोड, एफ पॉइंट के बाद अगर लोड लगाते हैं, क्या होता है, मेरा स्टील फेल कर जाता है, टूट जाता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। अब हम इस पॉइंट को बारी बारी से देखेंगे, क्या है नहीं है, सारे पॉइंट हम लोग अच्छे से देखेंगे, कवर करेंगे। चलते हैं टॉपिक पे। ओ ए क्या है आपका, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है। ओ ए जो है आपका, ये क्या है आपका, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो कर्व का डायग्राम होगा, वो पूरा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा डायग्राम होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। उसके बाद ओ बी जो है आपका, ओ टू बी जो है, ओ टू बी, ठीक है, ये आपका क्या है, इलास्टिक लिमिट पॉइंट है ओ टू बी। बट क्या है, ओ बी आपका नॉन लीनियर है। कहने का मतलब यहाँ पर डायग्राम देख रहे हो, थोड़ा सा चेंज हो गया है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपका नॉन लीनियर है ओ बी, ठीक है। उसके बाद जो आपका सी पॉइंट है, ये अपर यील्ड पॉइंट है, सी जो आपका है, ये अपर यील्ड पॉइंट है, ठीक है। सी डैश जो है आपका लोअर यील्ड पॉइंट है, सी डैश यहाँ पे देखो लोअर यील्ड पॉइंट है। इसको हम लोग यील्ड स्ट्रेस भी बोलते हैं। यील्ड स्ट्रेस को कैसे डिनोट करते हैं, एफ वाई से। यील्ड स्ट्रेस को हम लोग एफ वाई से डिनोट करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका हम लोग स्टील में काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं। एफ ई 250 है, तो इसका एफ वाई का वैल्यू कितना आएगा, 250 न्यूटन पर एम स्क्वायर आएगा, ठीक है। समझ रहे हो सब लोग। अब देखो सी डी, सी डैश और डी डैश, ये आपका यील्ड प्लेटू है। यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, ये पूरा स्ट्रेट लाइन गया है। कहने का मतलब जब हम सी से डी जाएंगे, जितना भी लोड बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, कुछ समय ऐसा आएगा कि आपका जो होगा ग्राफ जो पूरा कांस्टेंट मिलेगा, बॉडी में कोई चेंजिंग दिखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग यील्ड प्लेटू कहते हैं, ठीक है। लिखा हुआ सी डैश डी इज कॉन्स्टेंट स्ट्रेस, देख रहे हो कॉन्स्टेंट स्ट्रेस है। हम लोग लोड बढ़ा रहे हैं, फिर भी हमको कोई स्ट्रेस दिखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग यील्ड प्लेटू बोलते हैं। क्वेश्चन में पूछता है कि कौन से पॉइंट पे आपका स्ट्रेस कांस्टेंट रहता है, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपको याद रखना होगा किसी, आप उस पॉइंट को हम लोग यील्ड प्लेटू बोलते हैं, ठीक। अब देखो अगला पॉइंट क्या है अपना, डीई है। डीई क्या है आपका, स्टेन हार्डनिंग रीजन। स्टेन हार्डनिंग, डीई जो आपका है कैसा रीजन, स्टेन हार्डनिंग रीजन है, ठीक है। इसमें देखो डीई इज स्टेन हार्डनिंग रीजन, मटेरियल स्टार्ट ऑफरिंग रेसिस्ट अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। जैसे ही आपका हार्डनिंग रीजन मटेरियल का आएगा, तो क्या होगा, आपका डिफॉर्मेशन रुकने लगेगा, मतलब रेसिस्टेंस होने लगेगा, ठीक है। वो डिफॉर्म होने नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद ई जो है आपका पॉइंट, ये आपका अल्टीमेट स्ट्रेस है, अल्टीमेट स्ट्रेस है, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट है, ये अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद ई एफ जो है आपका है, वो आपका नेकिंग रीजन है। ई एफ क्या है आपका, नेकिंग रीजन है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका एफ पॉइंट है, ये आपका क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट है, फ्रैक्चर पॉइंट है, लिखा होगा। नेकिंग रीजन एग्जिस्ट ओनली इन द डक्टाइल मटेरियल। नेकिंग रीजन सिर्फ डक्टाइल मटेरियल में ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो लास्ट पॉइंट क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट था, फेल्योर था। जब द फ्रैक्चर या फेल्योर इन द माइल्ड स्टील डिपेंड अपॉन द परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द स्टील। जो फ्रैक्चर पॉइंट रहता है, जो फेलियर पॉइंट रहता है, उसमें हम लोग
जो होता है वो उसमें माइल्ड स्टील में वो किस पे डिपेंड करता है, वो आपका कार्बन बढ़ना। अगर मान लो कि आपका इस माइल्ड स्टील में कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा है तो वो आपका जल्दी फेल कर जाएगा। अगर कार्बन का परसेंटेज कम है तो वो काफ़ी देर में फेल करेगा, समझ रहे। तो कार्बन का परसेंटेज जैसे जैसे बढ़ाएंगे हम लोग उसका फ्रैक्चर पॉइंट और फेलियर पॉइंट नज़दीक आते जाएगा। ठीक है, आई थिंक सब पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक आपका क्या है, डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल। डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल किसको बोलेंगे, डिफिनेशन लिखा हुआ है, द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल्स टू अलाउ दिस लार्ज डिफॉर्मेशन और लार्ज एक्सटेंशन विदाउट फेल्योर इन टर्म एज डक्टिलिटी। द मटेरियल विद इन हाई डक्टिलिटी इज टर्म एज डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल किसको कहते हैं हम लोग, देखो ये आपका स्टील है, ये आपका स्टील है। जैसे ही इस पर लोड लगाए, जैसे इस पर लोड लगाए, लोड लगाने से क्या होगा, इसमें एक लार्ज डिफॉर्मेशन दिखने को मिलेगा। ठीक है, एक लार्ज डिफॉर्मेशन दिखने को मिलेगा। अगर इस टाइप का मटेरियल आपको मिलता है तो उस मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे, डक्टाइल मटेरियल बोलेंगे। ठीक है, कंप्रेशन में सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी होता है। ठीक है, उसके बाद ब्रिटल मटेरियल क्या बोलेंगे, ब्रिटल मटेरियल इज वन इज एक्टिविटी इन रिलेटिव स्मॉल एक्सटेंशन या डिफॉर्मेशन टू फ्रैक्चर so that partially plastic region of the tensile test graph is much reduced। ब्रिटल मटेरियल किसको बोलेंगे हम लोग, इसमें डक्टिलिटी जो होता है आपका, डिफॉर्मेशन जो होता है वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, जैसे मान लो किसी, ये तो आपका डक्टाइल का एग्जांपल था, ये आपका कैसा था, किसका कौन था, डक्टाइल मटेरियल का एग्जांपल था। ये आपका कैसा है, ब्रिटल मटेरियल का है। जैसे ही ये आपका मान लो स्टील है, इस पर लोड लगा, इसमें कार्बन परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है, इसमें क्या होगा, डिफॉर्मेशन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इससे लोड बढ़ाओगे तो आपका क्या होगा, फ्रैक्चर कर जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, इस टाइप के मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रिटल मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप का मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही तक रखते हैं। कल के लेक्चर में फिर आपको अच्छे से डिफॉर्मेशन ऑफ बार के बारे में बताया जाएगा, जो एक्सेल लोड के कारण जो डिफॉर्मेशन उसके बारे में बताया जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।